रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण का मैराथन करने वाले हैं। मात्र एक क्लास में पूरा व्याकरण खत्म, शॉर्टकट तरीक़ों से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ सारे छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जो भी छात्र या छात्राएं 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस वीडियो से वह कम से कम 40% अर्थात 50 में 40 कम से कम ऑब्जेक्टिव मार्क के आएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहले भाषा क्या है? तो विचारों का आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार का होता है, एक मौखिक, एक लिखित। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। संस्कृत, हिंदी तथा मराठी भाषाओं की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। बार बार क्वेश्चन में एग्जाम में आपको पूछता है कि संस्कृत की लिपि कौन है? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी। ओके। अंग्रेजी की लिपि रोमन। लिपि खत्म हो गया विद्यार्थी। चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे। लिपि को ही ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अगर पूछ देगा ध्वनि चिन्ह किसे कहते हैं, देगा लिपि, तो लिपि को टिक मारना है। देवनागरिक में लगभग 45 मूल लिपि चिन्ह होते हैं। देवनागरिक लिपि का विकास ब्राह्मणी लिपि से होता है, अर्थात सारी लिपियों का पिता ब्राह्मणी लिपि होती है। दाईं से बाईं और लिखी जाने वाली विद्यार्थी लिपि फारसी। जितने भी हमारे उर्दू भाई के छात्र हैं वो दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, जिसको कौन लिपि बोलते हैं? फारसी लिपि। तो एक और बात आ सकती है कि बाईं से दाईं को तो क्या कहते हैं? उसे देवनागरिक लिपि। सही बात है विद्यार्थी। जो भी हिंदी लिखते हैं वो बाएं से दाएं की तरफ इधर से लिखते हैं, तो वो हो गया आपको देवनागरिक लिपि है। जितने भी हमारे उर्दू वाले भाई हैं वो इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फारसी लिपि। तो इस तरीक़ा से देवनागरिक लिपि अक्षरात्मक लिपि है। आपके एग्जाम में पूछेगा अक्षरात्मक लिपि क्या है? देवनागरिक। फिर हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरिक। चलिए संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। देखिए देवनागरी कितना प्रसिद्ध है। रोमन लिपि को वर्जनात्मक लिपि कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि। आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। वर्ण के बारे में देखिए। बनावट की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे क के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगते हैं उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बार बार पूछेगा। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। और संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। पूछ देगा संयुक्त स्वर किसके श्रेणी में आता है? तो दीर्घ स्वर के श्रेणी में आता है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है, जिनकी 3 श्रेणियाँ हैं: स्पर्श व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन, उष्म व्यंजन। देखिए विद्यार्थी वर्ण के बारे में बताएं हम। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर्ण, एक व्यंजन। ज़्यादा होता है वर्ण दो को होता है। क्या क्या होता है? आप लोग 10th में 12th में पढ़े होंगे। हाँ देखिए विद्यार्थी, वर्ण दो होता है, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर वर्ण के भी लगभग दो प्रकार, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, एक प्लुस स्वर। ऐसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेन हम बता रहे हैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट्स है। तो ह्रस्व स्वर को बताएं, जिनको बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ। जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे का, की। इस तरह से संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर के श्रेणी में आता है। हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। बार बार हिंदी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 33 है, जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्यंजन वर्ण को कितने श्रेणियों में बांटा गया है विद्यार्थी? तो 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला स्पर्श, दूसरा अंत अस्त, तीसरा उष्म व्यंजन। अब स्पर्श क्या होता है? तो स्पर्श आप लोग को बताए थे कि क ख ग घ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब स्पर्श व्यंजन होता है। अंत अस्त बताएंगे। उष्म होता है तलावे स, मूर्धन स, दंत स। अभी इसका आगे हम लोग देख रहे हैं। चलिए वर्णमाला समूह में 48 वर्ण हिंदी में होते हैं। वर्णमाला समूह में 48 वर्ण हिंदी में होते हैं। उधर 33 बताएं, आप लोग याद रखिएगा। 33 जो बताए हैं वो व्यंजन वर्ण की संख्या थी। वर्णमाला समूह में 48 वर्ण हिंदी में होते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है विद्यार्थी। स्वर की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन होती है? ध्यान दीजिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर की संख्या विद्यार्थी 11। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। देखिए यही स्पर्श व्यंजन है। क से अंग, च से यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यह स्पर्श व्यंजन है। आज से आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 टिक मारिएगा। तो क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। चलिए विद्यार्थी एक और आया था कि वर्ण को आप लोग व्यंजन वर्ण को 3 श्रेणी में बांटे थे। याद कीजिए पीछे वाला को भी बार बार। कौन कौन? अंत अस्त, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो अंत अस्त की संख्या देखिए 4 होती है। अंत अस्त की संख्या कितनी होती है विद्यार्थी? 4। कौन कौन? य, र, ल, व। बार बार याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। अंत अस्त के आप मेरा वीडियो पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, क्या मेरा नाम लीजिएगा।
एक विद्यार्थी आप लोग सारे लोग अल्लाह ईश्वर का नाम लेके मारिए, एकदम आपका ओके होगा। चलिए विद्यार्थी, अभी हमने बताया कि व्यंजन वर्ण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक अस्पर्श व्यंजन, तो अस्पर्श की संख्या 25 क ख ग घ से म तक, एक अंत अस्त व्यंजन जो 4 होता है, य र ल व, एक उष्ण व्यंजन होता है तलाबे स मूर्धन स दन स ह। अब क्लियर हो गया। पूछ दिया जाएगा ह कौन व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन। पूछ देंगे य कौन व्यंजन है, तो अंत अस्त व्यंजन। पूछ देंगे ड कौन व्यंजन है, ढ कौन व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन। ओके, आगे बढ़ते हैं, टाइम को बर्बाद न करते हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछ सकता है विद्यार्थी, अयोगवाह क्या है? तो अयोगवाह 2 गो होता है। आप लोग देखते होंगे ना, अंग अह, कंग कह, तो अनुस्वार को अनुसार और विसर्ग ये 2 गो होता है। अनुसार 1 बिंदु, विसर्ग 2 बिंदु, उसको अयोगवाह व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह व्यंजन की संख्या 2 है। मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर आप लोग घबराए नहीं, अ आ ई उ ए ओ मूल स्वर है। स्वर वर्ण को ही मूल स्वर बोला जाता है। छ त्र स्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्या होता है? 2 या 2 से अधिक मिला हुआ, ये छ त्र स्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। इसको हम अपने वीडियो में बताए हैं कि काहे संयुक्त व्यंजन है। देखिए विद्यार्थी, आप लोग के एग्जाम में सबसे ज़्यादा तो पूछता है कंठ से कौन शब्द बोला जाता है। देखिए तो 4 गो चीज़ याद कर लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हम इसका एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। सबसे पहले ट्रिक में क्या है ना, अकह, देखिए क ख ग घ अंग आ ये कंठ से बोला जाता है। तो इसको एक ही चीज़ यहाँ पर याद कर लीजिए, क्या कि अ क ह। तो ध्यान दीजिए, अकह यानी कंठ से बोलने वाला, क ख ग घ अंग आ ये सब कंठ से बोला जाता है। अब तालु से बोलने वाला, च छ ज झ तालु से बोला जाता है। देखिएगा च से जाके सटेगा, तो इचह, इचयस कर लीजिए, च छ ज झ तलाबे स य आ ई, तो इसको याद कर लीजिए, इचयस, ई च य स, इचयस तालु से बोलने वाला। मूर्धनस, रटरस याद कर लीजिए, टठ ड अड़ आ र आ स आ रहा है, रटरस, इसको बोलते हैं हम लोग र ट र स, रटरस। अब दंतोष्ठ, दंतोष्ठ तथ द ध न आ ल आ स, इसको दंतोष्ठ बोला जाता है, दांत से बोला जाता है। ओष्ठ, ओष्ठ से बोलने वाला पफ बभ म आ उ ओठ से बुलाया जाता है। तो एक बार हम आप लोगों को फिर से एक बार बता दें, चलिए रिलैक्स मूड में देखा जाए। देखिए क ख ग घ अंग, क कंठ से बोला जा रहा है, तो क ख ग घ, तो अकह कह दीजिए, अ आ भी आ जाता है, अ आ क ख ग घ ह, ये सब आ गया आपको कंठ से बोलने वाला। तालु से बोलने वाला, तालु में सटेगा जीभ, आप लोग देखिए च तालु में सट रहा है, तो च छ ज झ आ ई, तो इचियस याद कर लिए, इचियस तालु, अकह कंठ। तो अब तो कंठ तालु हो गया, तो मूर्धा बचा, तो मूर्धा में ट ठ मुंह से बोलते हैं, ट ठ ड ढ अड़, रटरस, र ट ठ ड आ स, इसको मूर्धा बोल दीजिए। दांत से बोले, दांत में सटेगा, तथ द त सट रहा है, तथ द ध न, दंत से। ओष्ठ में ओठ सटेगा है, प फ ब भ म, ओष्ठ। क्लियर हो गया। समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थी। देखिए कंठ तालु मिला के ए आय बोला जाता है, ए आय कंठ तालु मिला के, ओ औ कंठ ओष्ठ मिला के, ब दंतोष्ठ। यहाँ देखिए एक और चीज़ है, पूछ देखा नासिक वर्ण कौन है, बड़ी पूछता है आपके एग्जाम में दोस्त, क्या बताएं हम। जितना नाक से बोला, देखा ना, इ अंग ण न म, ये सब नाक से बोला जाता है। जितना लास्ट वाला होता है, देखिए ना, क ख ग में अंग, च छ ज में इ, तो अंग इ ण न म, नासिक न से मार दीजिएगा। चलिए शब्द विचार। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। बार बार आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं शब्द में, समास में, संधि में। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे, आया था कि दो शब्द जब मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो कितने लोग संधि मारते हैं, उसको समास बोलते हैं। देखिए शब्द में भी है, वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से समास, इस तरह दिमाग में रखिए। आज जब विग्रह होता है तो संधि। चलिए शब्द मुख्यतः 4 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। देखिए विद्यार्थी, शब्द को 4 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से। देखिए शब्द को 4 आधारों से बांटा गया है। अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से 2 होता है, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक उसको बोला जाता है जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक उसको बोलता है जिसका अर्थ नहीं निकलता है। जिसका अर्थ निकलता है उस सार्थक, जैसे हम लोग बोलेंगे कमल,
तो कमल का अर्थ निकलता है इसे कमल का फूल। और फिर हम लोग बोलेंगे लकम, लकम का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए वो निरर्थक हो गया। तो आप लोगों से पूछा जाएगा अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद, तो 2 मारिएगा, सार्थक और निरर्थक। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ जिनके कोई भी खंड सार्थक न हो उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा को अगर तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो लो और टा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसे रूढ़ बोलते हैं। चलिए, लेकिन लोटा का अर्थ परंपरा पानी लेकिन लोटा का अर्थ परंपरा के अनुसार पीने वाला बर्तन होता है, सब कोई जानता है। लेकिन लो आटा तोड़ दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। चलिए, यौगिक जो होता है, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक हो, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय। विद्या का भी अर्थ निकलता है, आलय का भी। विद्या मने विद्या, आलय मने घर, विद्या का घर। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ यौगिक ही होता है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ छोड़कर यह विशेष अर्थ बना लेता है। जैसे हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे? पंकज, पंक और ज से बनना, जिसे विशेष अर्थ कमल होता है। पंकज का एक विशेष अर्थ क्या होता है? कमल। चलिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशय, संकर। बार बार पूछेगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम होता है संस्कृत का मूल रूप, बताए थे, जो देखने में ब्रांड लगे, जो सुनने में ब्रांड लगे, जो आप लोगों को लगे कि ये पढ़ा लिखा वर्ड है। जैसे बोलिए ना, पुष्प, पुष्प आ फूल, तो लगा होगा पुष्प ओरिजिनल वर्ड है, कोई विद्यार्थी यूज़ किया होगा। फूल तो जनरली सब कोई, जो आप कम सुने हो वो ब्रांडेड वर्ड है। जैसे देखिए, तत्सम तो अग्नि, पुष्प, पुस्तक इत्यादि, आँख, अग्नि, पुष्प, पुस्तक इत्यादि, ये सब तत्सम है। और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। जैसे देखिए, आग, अग्नि का आग हो गया, आग बिगड़ा हुआ रूप है। उसके बाद में आँख इत्यादि। देशज क्या होता है? देश में बोली जाने वाली भाषा को देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, लोटा, पगड़ी, बगड़ी। विदेशज, जो शब्द विदेश भाषाओं में लिया जाए, विदेशी से लिया जाए, उसे विदेशज कहते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। संकर भाषा क्या है? 2 भाषाओं को मिलाकर बताए गए शब्दों को संकर कहते हैं। अरे इस तरह नहीं है तो संकर नस्ल, हाइब्रिड का नाम सुने हो ना? बागा बेतिया का को भी लोग कहता है हाइब्रिड है, बड़का बड़का है, काय खा रहे हो। आजकल क्या हो रहा है, जर्सी गाय के सीमेन को कौन दून के कौन में मिला दिया जाता है तो हाइब्रिड बछरू पैदा हो जाता है। वहीं संकर है, 2 भाषाओं को मिला दो तो संकर नस्ल हो जाता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर इत्यादि। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी। देखिए, आंतर, विकारी और अविकारी। अब आप लोगों को मोटा मोटी बताते हैं, विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष वचन के कारण रूप बदलता है। विकारी क्या होता है? लिंग पुरुष वचन के अनुसार रूप बदलता है, उसे विकारी कहते हैं। जैसे गाय, गाय भी बदल सकता है, लड़का का लड़की हो जाएगा, गाय का बैल, यह इस तरह हो जाएगा। अविकारी वे शब्द जिनके रूप कभी नहीं बदलते, जैसे आज, आज, यहाँ, मन ऐसा कोई माने ही नहीं हो ऐसे। तो चलिए, अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, ओके हो गया, आप लोग क्लियर कर दिए हैं। सबसे पहले एक बार और बता दें, आप लोग को याद हो जाए। सबसे पहले बताए थे हम क्या कि आप लोग को रचना की दृष्टि कौन कौन बताए थे, उत्पत्ति की दृष्टि आप लोग बताइए। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, कौन कौन होता है? सार्थक और निरर्थक। उसके बाद में आप लोगों को बताए थे क्या देखिए, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना को बनावट भी कहा जाता है। रचना और बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उसके बाद में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। उसके बाद में रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। हाँ, चलिए विद्यार्थी, इस तरीक़ा से आपका वर्ण और 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद में हम आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोगों को यह रिवीजन क्लास करा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल न घबराएं, बस केवल कान में लगा के सुन लें। या यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा वीडियो होगा जो आपके एग्ज़ाम में सबसे फ़ायदेमंद होगा। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लग जाए विद्यार्थी, पहले, माने पहले, जो किसी शब्द के पहले लग जाए और उसके अर्थ को बदल दे, उपसर्ग होता है। और जो किसी शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल दे, उसको प्रत्यय कहते हैं। क्यों घबराना? अब जो कि शब्द के पहले लग गया तो उपसर्ग, और जो कि शब्द के अंत में लग गया प्रत्यय। देखिए कैसे,
जो शब्द के पहले लगा उपसर्ग कहलाता है। जैसे पर्यवेक्षण में परि उपसर्ग है, पर्यवेक्षण में परि उपसर्ग है, उपवास में उप उपसर्ग है, निवास में नि उपसर्ग है। ओके हो गया। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे फलित, फलित में इत प्रत्यय अंत में, देखिए फलित इत इत। चतुराई में आई प्रत्यय, दर्शनीय में ई प्रत्यय हो गया। होनहार में हार प्रत्यय, धुंधला में ला प्रत्यय, बुआरी में ई प्रत्यय, आंशिक में इक प्रत्यय, टिकाऊ में आऊ प्रत्यय, बुराई में आई प्रत्यय, भूखंड में भूखड़ में अक्कड़ प्रत्यय, पकौना में औना प्रत्यय। ओके विद्यार्थी, चलिए ट्रिक बताते हैं। लास्ट ट्रिक आपके एग्जाम के लिए। प्रत्यय में कभी भी अंत में इक रहेगा या आन आई, देखिए अब बताते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले हम आप लोगों को सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी क्या करेंगे, प्रत्यय की बात होती है। ज़्यादातर आपके एग्जाम में ना प्रत्यय पूछा जाता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी में एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर जैसे मान लीजिए कि आपने बुराई लगाया तो बुराई में आई प्रत्यय कह दिया, क्या हम राई प्रत्यय नहीं कह सकते हैं? क्या हम ई प्रत्यय नहीं कहते हैं? देखो विद्यार्थी, यही तो थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना है, सब में अलग अलग होता है। अब हिंदी के व्याकरण में जब अच्छा से पढ़ोगे तो होगा, तो अच्छा से पढ़ने का समय रहा नहीं, इसलिए कुछ ट्रिकी अप्रोच से काम करके अपने एग्ज़ाम में अच्छा डिवीज़न ला लो, और होने के बाद में फिर हिंदी से PhD कर लेना। चलो बुराई, तब बुराई में अब कितना लोग कहेगा सर राई काहे नहीं कह रहे हैं, ई काहे नहीं कह रहे हैं, आई काहे कह दिए? तब बुराई में विद्यार्थी आइए होता है। अब इसी का कुछ ट्रिक आप लोग को बता देते हैं। जैसे देखिए पकौना में औना प्रत्यय, देखिए प्रत्यय में कभी भी अंत में इक रहेगा या आन, अब देखिए क्या क्या रह सकता है, इक रहेगा या आन रहेगा, आऊ रहेगा, आई रहेगा। अब देखिए आई आ गया ना, राई मत कहिएगा। बाबू रहेगा तो उसमें आऊ होगा, बू नहीं कहिएगा। तो अब देखिए यही मात्र 10 गो बात मालूम कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में प्रत्यय कभी नहीं भुलाएगा मेरे दोस्त। चलो देखो, जैसे इक या आन, आऊ, आई, ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ आदि के बाद कुछ जोड़ के प्रत्यय लिख दिया जाए। जैसे भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय, कड़ में अ लगाएंगे तो अक्कड़ हो जाता है। देखिए विभागीय में गिय प्रत्यय नहीं है तो ई प्रत्यय हो जाएगा। मिलान में लान प्रत्यय नहीं, आन प्रत्यय, मैंने बताया जा रहा है कितना लान कह देंगे तो लान नहीं होगा, कौन प्रत्यय होगा? आन। जैसे विभागीय में गिय नहीं होगा, ई होगा। अरे समझ में ना, इस तरीक़ा से। मिलान में लान नहीं होगा, कितने लोग कहते हैं, अभी आपका क्वेश्चन भी था कि सर मिलान में लान नहीं, आन प्रत्यय। क्या होता है? आन प्रत्यय। घबराहट में राहट नहीं, आहट प्रत्यय। चलिए विद्यार्थी ओके है। तो देखिए विद्यार्थी, अभी हम लोग बताएंगे आप लोग को अभिमानी में देखिए ई प्रत्यय हो गया। चलिए अभी हो गया उपसर्ग। अब एक ही में दो चीज़, अभिमानी में अभी उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में, तो अभिमानी में अभी उपसर्ग और ई प्रत्यय, अपमानित में अप उपसर्ग इत प्रत्यय, निर्दयी में निर और ई, निर उपसर्ग और ई प्रत्यय। इस तरीक़ा से सातवां में वा प्रत्यय, संकालू में लू प्रत्यय, कुलीन में इन प्रत्यय, पाकिस्तान में स्थान, सर्वत्र में त्र। इस तरीक़ा से हम लोग लिखे हुए हैं। जैसे चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हम लोग राष्ट्रीय में य प्रत्यय, पाठकीय में य प्रत्यय, लड़ाई में आई प्रत्यय, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, बढ़िया में य प्रत्यय, समझौता में अवता प्रत्यय, मानवता में ता प्रत्यय, खेती में ई प्रत्यय, अपनापन में पन प्रत्यय, लघुत्व में त्व प्रत्यय। बताए थे उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे। जैसे कमसीन में कम उपसर्ग, विज्ञान में बी उपसर्ग, अनुचर में अनु, आभार में आ, भरपूर में भर उपसर्ग, दिन भर में, देखिए दिन भर में उपसर्ग यहाँ पर भर नहीं होगा, देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, दिन भर यहाँ उपसर्ग नहीं, इसमें नहीं। कमज़ोर में कम उपसर्ग, प्रतिवाद में प्रति, फिर प्रतिध्वनि में प्रति, बेजबान में बेज, बेचारा में बेचार में बे उपसर्ग। चलिए
देखिए विद्यार्थी, अब उपसर्ग प्रत्यय का छोटा मोटा वीडियो हम बना दिए। उसके बाद में अब आप लोग ज़्यादा उपसर्ग प्रत्यय का डिटेल्स पढ़ना होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर रूपेश सर A to Z मैथ क्लास को सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको उपसर्ग का प्रत्यय का एक वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे अब पुल्लिंग के बारे में, लिंग के बारे में बात करें। देखिए लिंग जो होता है ना, वह 3 तरह के होता है, एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। सबसे पहले स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, नपुंसक लिंग जो होता है निर्जीव होता है उस तरीक़ा से। जैसे आकारांत, देखिए अकारांत, आकारांत, देखिए अकारांत माने अ, आकारांत माने आ, यह अ और यह आ। पुल्लिंग शब्दों में अ या आ की जगह ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। अब कैसे स्त्रीलिंग बनता है इस चीज़ अब इसमें बताया गया है। देखिए कहीं अ हो या आ हो, उस जगह ई लगा दीजिए, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे देव, देव में अ है, देखिए देव अ, उसमें ई लगा दीजिए देवी। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका बताया जा रहा है। पुत्र का पुत्री, पशु पक्षी बोधक आकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर के मोरनी, सिंह के सिंहनी, शेर के शेरनी, हाथी के हथनी। नी प्रत्यय लगा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए पशु पक्षी में जैसे बहुत से आकारांत संस्कृत शब्दों के अंत में आकार लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पंडित के पंडिता, संस्कृत शब्दों में आ लगा के स्त्रीलिंग बना जाएगा। तो इससे आपको 2 फायदा होगा, जहाँ पंडिता दे देते स्त्रीलिंग कहिएगा, बाला दे दे स्त्रीलिंग कहिएगा। देखिए नी जहाँ जहाँ लगा दे उसको स्त्रीलिंग कहिएगा। विद्यार्थी कुछ क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। जैसे हमसे आप पूछ दें कि हथनी, तो हथनी नी है ना, हथनी, शेरनी, सिंहनी, मोरनी, ये सब स्त्रीलिंग। देखिए जहाँ जहाँ किसी शब्द के अंत में अ लगा रहे वो पुल्लिंग होता है। जैसे मोर अ, सिंह अ, शेर अ, हाथी ई, माने अ ई लगा रहे तो वो हो जाएगा। जैसे अब स्त्रीलिंग पंडिता बाला, अब पंडित बाल स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और उसी में आ लगा दीजिए तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे इसे यहाँ क्लियर कीजिए। देखिए महाशय पुल्लिंग, गायक अ लग रहा है लास्ट में, गायक अ लग रहा है ना, दुष्ट अ लग रहा है ना, लेखक अ लग रहा है ना, संपादक अ लग रहा है ना, संरक्षक अ, जिसके भी अंत में अ लगे वो पुल्लिंग, जिसके अंत में आ लग जाए, जैसे महाशया, गायिका, दुष्टता, लेखिका, संपादिका, संरक्षिका, स्त्रीलिंग हो गया। 2 चीज़ क्लियर कर दिए, जिसके अंत में अ लगे पुल्लिंग और जिसके अंत में आ लगे स्त्रीलिंग। ओके फाइनल। चलिए अब हम कहते हैं जिन संस्कृत शब्दों के अंत में अक प्रत्यय हो, वाह अक प्रत्यय हो, उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए ईका प्रत्यय लगाते हैं। देखिए विद्यार्थी, अक ईका टीका मीका मत सोचो, एक ट्रिक समझो रूपेश सर का। हम लोग को देता है ना कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है, ऑप्शन वाइज देता है, ये बनाने के लिए नहीं कहता है। तो हम डायरेक्ट फोकस करेंगे सिस्टम पर। क्या, तो जिसके अंत में अक लगे पुल्लिंग और जिसके अंत में ईका लग जाए स्त्रीलिंग। ओके, जिसके अंत में अक लगे, जैसे पाठक, बालक, शिक्षक, गायक, पुल्लिंग, आज जिसके अंत में ईका लग जाए, पाठिका, बालिका, शिक्षिका, गायिका, स्त्रीलिंग। चलिए भागते हैं आगे। जितना उपनाम होता है, उपनाम बोधक पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। उपनाम होता है, जैसे रूपेश का उपनाम गुड्डू होता है। माने गुड्डू कैसे होता है, अपना अपना उपनाम होता है भाई। जैसे पंडित, पंडित में आइन लगा दीजिएगा तो उपनाम से बन जाता है। पंडित के पंडिताइन स्त्रीलिंग बनाना, ओझा के ओझाइन, चमार के चमारिन, मियाँ के मियाइन। चलो ट्रिक, व्यवसायवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर के स्थान पर इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। व्यवसाय समझते हैं ना, जो बिजनेस करता है। जैसे ठठेरा, ठठेरा के ठठेरिन, इन प्रत्यय लगाइएगा। दुकान के दुकानदारिन, ठीक है ना, इन प्रत्यय। स्वामी स्वामिनी, अब पूछ देगा इसमें कौन प्रत्यय लगा है, इन। स्वामिनी में इन। देखिए 2 काम हो रहा है, एगो प्रत्यय भी क्लियर आप लोग का हो रहा है, एक लिंग भी क्लियर हो रहा है। तो स्वामिनी में इन प्रत्यय, दुकानदारिन में इन प्रत्यय, ठठेरिन में इन प्रत्यय। ओके। कुछ शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मेहतर के मेहतरानी, देवर के देवरानी, नौकर के नौकरानी। कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होते हैं। देखिए बिल्कुल अलग होते हैं, कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे भाई का बहन, पूछ देगा भाई का स्त्रीलिंग, तो भयाइन मत मार दियो। भाई का बहन, वर का स्त्रीलिंग वधू, साहब का मेम, पुरुष के स्त्री, गाय के बैल, माने बैल के गाय। चलिए जाति सूचक आकारांत उपनामों में आकारांत बनाकर स्त्रीलिंग बनाया था। जैसे गुप्त के गुप्ता,
मिस्र के मिश्रा स्त्रीलिंग बनाओ खाता। देखिए मिस्र हो गई पुलिंग आ मिश्रा कथी हो गई स्त्रीलिंग। गुप्त हो गई पुलिंग, गुप्ता हो गई स्त्रीलिंग। शुक्ल के शुक्ला, इस तरीका से पुलिंग स्त्रीलिंग। श्रीमान के श्रीमती, कुमार के कुमारी, चकोर के चकोरी, गंवार के गंवारिन, छात्रा के छात्राणी, जोगी के जोगीन, जेठ के जेठानी। चलिए विद्यार्थी कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में बता दें। पुल्लिंग के बारे में मोटा मोटी हम बता देते हैं। जितना भी द्रव पदार्थ है जैसे पानी, घी, तेल, शरबत, ये सब पुल्लिंग हो गया। शरीर के जितने भी नाम हैं जैसे कान, मुंह, दांत, ओंठ, गाल, मस्तक, अंगूठा, पुल्लिंग हो गया। जैसे देखिए अब मान लेते हैं कि आप लोगों को धातु के नाम दे दे, जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, टीन इत्यादि पुल्लिंग हो गया। चलिए इस तरीक़ा से आप लोग को अच्छा लगता होगा कि चलिए सर बहुत सारे चीज़ आप लोग हमको बता दिए। चलिए अब बताते हैं और भी फारसी के भी कोई शब्द बता देते हैं। मतलब, गुलाब, जवाब, हिसाब, ताश, जोश इत्यादि पुल्लिंग हो गया। जिसके भी अंत में ख हो जाए जैसे नख, मुख, सुख, दुख पुल्लिंग हो गया। और देखिए हिंदी में जितना आकारांत और आकारांत होता है बाल, सिर, हाथ, कपड़ा, गाढ़ा, पत्ता इत्यादि पुल्लिंग हो गया। चलिए चढ़ाव, नारीत्व, लड़कपन ये सब पुल्लिंग हो गया। चलिए स्त्रीलिंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए स्त्रीलिंग में दही, जितना भी लास्ट में ई लग जाए ना लगभग, दही, घी, जी, मोती, पंछी, पानी, सब स्त्रीलिंग। जितना ई लग जाए ई से स्त्रीलिंग, ई से ई। चलिए थैली, चीनी, धोती, टोपी, क्लियर हो रहा है ना स्त्रीलिंग। चलिए संस्कृत में आकार जैसे कथा, माला, जितना में आ लग जाए बताए थे ना आ, ये सब स्त्रीलिंग हो गया। चलिए हिंदी में वट, हट, या प्रत्यय शब्द जैसे रुकावट, खटिया आदि ये सब हो गया स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी में से आए शब्द जैसे लालटेन, कांग्रेस, टेबल, टेबुल इत्यादि स्त्रीलिंग हो गया। जिन संज्ञाओं के अंत में ख हो, ईंख, भूख, राख, कोख इत्यादि स्त्रीलिंग। अब चलिए अंत में जैसे जिसके अंत में ट, वट, हट आ जाए, जिसके अंत में ट, वट, अरे जिसके अंत में ट वाला आ जाए चीज़ जैसे सजावट, घबराहट, आहट स्त्रीलिंग हो गया। जिसके अंत में ट आ जाए ये सब हो गया। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग सरिताओं के नाम। जितना नदी का नाम सुने हैं ना आप लोग, गंगा, यमुना, रावी, ब्यास, झेलम, सब स्त्रीलिंग कहिएगा। स्त्री के नाम पर पड़ा हुआ ये सब। चलिए जितना बनिए का दुकान उकान का है, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, केसर, जितना आ जाए पेसारी की पसारी का सब चीज़ वो सब आपको स्त्रीलिंग हो गया। खाने पीने का चीज़ बता दें जैसे कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब स्त्रीलिंग। ओके विद्यार्थी, थैंक यू, खत्म। चलिए विद्यार्थी अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया एक साथ 4 टॉपिक को क्लियर करेंगे और बहुत कम समय में। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इससे आपके एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आता है विद्यार्थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं संज्ञा क्या होता है। किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, राना, फिर से गाड़ी का नाम तो संज्ञा होता है। तो संज्ञा किसी विशेष वस्तु, भाव, जीवन का बोध होता है, उसी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब आपसे एग्ज़ाम में पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्त, तो 5 भेद बोलिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन दे देगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। तो खास व्यक्ति जैसे राम, श्याम, पटना, सोनपुर, हिंदुस्तान इत्यादि, ये खास का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए विद्यार्थी। बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ व्यक्ति एक जाति। देखिए ना जैसे गाय हो गया ना, तो गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो गया। जैसे जर्सी गाय, काली गाय, तो गाय कह दिया तो जातिवाचक, कह दिया जर्सी गाय तो ये व्यक्तिवाचक। जिससे खास नाम का बोध हो व्यक्ति, जिससे पूरे जाति का बोध हो जातिवाचक। जैसे घोड़ा से पूरा घोड़ा जाति, हाथी से पूरा हाथी आ गया, कवि से पूरा कवि आ गया, मनुष्य से पूरा मनुष्य, ही जातिवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक जिससे नापा तौला जा सके, चीनी, जो चिपचिपा हो, तेल वाला पदार्थ माने पानी वाला पदार्थ, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, दाल, कपड़ा, पत्थर, सोना इत्यादि। पानी वगैरह भी हो सकता है।
जिससे नापा तोड़ा जा सके। समूहवाचक, इसे समूह का बोध हो विद्यार्थी, भीड़ की बोध हो। आज आप लोग बैठ के हमारे पास पढ़ रहे हैं तो एक गुच्छा, एक भीड़ है हमारे पास, 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी का। जैसे आप लोग का हो गया सभा, सभा देखते हैं ना, सभा लगा रहता है। सेना का भीड़ देखते हैं ना। उसके बाद में आप लोगों को गुच्छा, चाबी का गुच्छा आप लोग देखे होंगे। या दल नहीं कहता है, कौन दल है, कौन दल नाम है, बजरंग दल, कौन दल, ऐसे। अब आता है भाववाचक संज्ञा क्या होता है विद्यार्थी, जैसे भाव का बोध हो, किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा या अवस्था आदि का बोध हो। अब मोटा मोटी एक एक चीज़ हम बताएंगे भाववाचक में, जिसको न छुआ जाए, न जिसको पकड़ा जाए, जिसे केवल महसूस किया जाए। जैसे जवानी, जवानी को छू के कोई नहीं टेस्ट करता है, वो महसूस किया जाता है। सच्चाई, सच्चाई, मोटापा, लड़कपन, चतुराई, स्वच्छता, ये सब, चुनाना, ये सब आप लोगों को आता है भाववाचक संज्ञा में। चलिए विद्यार्थी, संज्ञा खत्म हो गया। अब आता है सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में आता है। कितने लोगों को यही समझ में नहीं आता है कैसे संज्ञा के बदले में। जैसे हम कह रहे हैं कृष्णा, तो कृष्णा इस संज्ञा हो गया, इसके बदले में कैसे आएगा, तो हम बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि वह है कृष्णा, तो यह सर्वनाम, वह सर्वनाम, ए सर्वनाम, वे सर्वनाम, ये सब नाम के बदले में कह रहा है। जैसे हम कहेंगे राम, कहेंगे राम को वह भी कह सकते हैं, तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ए, वे लोग, ए लोग, मैं, तुम, ये सब सर्वनाम हो गया। चलिए इसके बाद में अब हम लोग आते हैं सर्वनाम के भेद क्या होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। निजवाचक दो को हो गया। देखिए क्या होता है, एक के बार में हम याद करा देते हैं। सर्वनाम के 6 बोध, एगो बोलिएगा निश्चय, एगो बोलिएगा अनिश्चय, 2 हो जाएगा। निश्चयवाचक से निश्चित, अनिश्चयवाचक से अनिश्चित, पुरुषवाचक से पुरुष, और प्रश्नवाचक से प्रश्न पूछना, संबंधवाचक से संबंध बनाना, निजवाचक से निजी का बोध होता है। पूरा सर्वनाम खत्म। अब एक बार हम लोग याद दिला देते हैं सर्वनाम के 6 बोध। चलिए क्लियर, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर। उसके बाद में अब आप लोगों को कौन कौन हो गया, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक हो ही गया। देखिए विद्यार्थी, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए यानी कि जो शब्द से पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जो पुरुष और स्त्री के नाम के बदले में आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन कह सकते हैं, जैसे देखिए मैं, हम, मैं मेरा नाम रुपेश है, तो अपने को मैं बोल दूंगा। तो पुरुषवाचक माने वैसा सर्वनाम जो पुरुष और स्त्री के बदले में आए, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 गो चीज़ होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आपके एग्जाम में बार बार पूछ देगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जिसके बारे में कहा ना, जिससे कहा जाता है, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे हम देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं कृष्णा से कह रहा हूँ कि भोला चोर है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, कृष्णा हो गया मध्यम पुरुष, है जिसके बारे में कहा गया वो अन्य पुरुष हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझिए। ऐसे उत्तम पुरुष में मैं, हम आ गए, मध्यम पुरुष में तुम, तू आ गया, और अन्य पुरुष में वह आ गया। जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है, क्लियर, एक ही बारे में क्लियर हो गया। चलिए अब आता है निश्चयवाचक। कितना शानदार चीज़ है विद्यार्थी, स्वयं या निजी का बोध कराता है। नहीं होता निश्चय, अपना कभी झूठ नहीं बोल देंगे, अपने से हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, अपने दिल से। दूसरे को झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, निश्चयवाचक स्वयं या निज का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं या खुद हो। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में क्या होता है, देखिए यहाँ निश्चय की जब अनिश्चय होना चाहिए, यहाँ अनिश्चय होगा, घबराइए मत, यहाँ अ होगा। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अनिश्चय के बारे में कहा जाए, उसे अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, देखिए ना, एक चीज़ सोचिए, कोई आया होगा भाई, कोई अनिश्चित लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कोई, ठीक है ना।
कुछ खाएंगे। इतना पड़ा है, आप कह रहे हैं कुछ खाएंगे, तो क्या खाइएगा? तो कुछ अनिश्चित है, कहेंगे आएगा। देखिए कुछ अनिश्चित है, कोई अनिश्चित है, लेकिन ये कहेंगे खुद ये निश्चित है, स्वयं निश्चित है। तो निश्चित अनिश्चित समझ में आ गया। इसके बाद में अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित हो। क्या स्थापित हो? संबंध स्थापित हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जो सो इस संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है? जैसे तुम जो कहते तो मैं पढ़ता, तो जो ये सब संबंध दिखाता है। चलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक, जैसे कौन है, क्या है, कैसे है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अभी मैं आपको हम देते हैं, देखिए तू, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी पुरुष के बदले में लाएगा। अब देखिए निश्चय में से होगा, आप लोग देखिए आप, स्वयं, खुद, ये निश्चय हो गया। कोई, कुछ अनिश्चय हो गया। संबंधवाचक में जो सो संबंधवाचक हो गया। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे। देखिए विद्यार्थी, विशेषण के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषता समझते हैं ना क्या होता है? जैसे अच्छी, तुम अच्छी हो, अच्छी विशेषता बताता है। तुम चोर हो, चोर विशेषता बताता रहा है। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे काली, गाय, उत्तम पुस्तक इत्यादि। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर आए शब्द पुस्तक तथा गाय विशेष्य है। देखिए अब हम बताते हैं। देखिए विशेष और विशेषण बड़ी आपसे पूछता है, इसको क्लियर कीजिए। देखिए आप लोग प्लीज़ ध्यान बनाइए। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। देखिए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, तो काली विशेषण हो गया, लेकिन गाय विशेष्य हो गया। माने जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया। जैसे देखिए उत्तम पुस्तक, क्या आप दिखाएं? उत्तम पुस्तक। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्या है कि अब यहाँ समझना है। जैसे काली गाय, तो काली हो गया आपका विशेषण और गाय हो गया विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जैसे ऊपर आए शब्द में पुस्तक तथा गाय विशेष्य है। गाय की ना यहाँ हो रहा है, पुस्तक उत्तम है। तो देखिए काली गाय, तो काली विशेषण और गाय विशेष्य। उत्तम पुस्तक, तो उत्तम विशेषण और पुस्तक विशेष्य। ठीक है? अच्छी गाय, अच्छी विशेषण और गाय विशेष्य। अच्छा लड़का, बोलिए, अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य, और जो विशेषता बता रहा है उसे विशेषण। हम कहते हैं फूटा हुआ मोबाइल, तो फूटा हुआ विशेषण और मोबाइल विशेष्य। अगर समझ में? मरी हुई गाय, तो मरना, गाय मर गई, मरी हुई माने मरा हुआ विशेषण और गाय विशेष्य, जिसकी विशेषता बताया जाए। चलिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? अच्छा एक और बात आपसे पूछता है, आप घबराइए मत। पतली गाय, बताइए पतली गली कौन विशेषण है और कौन विशेष्य? आप लोग बता सकते हैं। पतली गली, बोलिए। पतली विशेषण है, गली विशेष्य है। माने गली की विशेषता बताया जा रहा है पतली है, तो पतली विशेषण, गली क्या हो गया? विशेष्य। एग्जाम में पूछेगा। चलिए अब आप लोग बताइए हमसे, हम पूछ रहे हैं। चलिए उजली कमीज, इसके बाद में जैसे बड़ी मछली, बड़ी विशेषण मछली विशेष्य। लंबी मूछें, लंबी विशेषण मूछे विशेष्य। बड़ा महानगर, बड़ा विशेषण महानगर विशेष्य। एक आपसे पूछ देता है ना प्रविशेषण। देखिए एगो आ गया, एगो एक्स्ट्रा वर्ड प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या होता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर। अब देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है जो विशेषण की विशेषता बताए। सुंदर तो है विशेषण, लेकिन उसको भी विशेषता बता रहे बहुत, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत अच्छी, तो अच्छी तो विशेषण है ये है, अब बहुत लग गया तो क्या हो गया? प्रविशेषण। अब देखिए खूब अच्छा, तो अच्छा तो विशेषण, लेकिन खूब क्या हो गया? प्रविशेषण। क्लियर? चलिए
विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, यही परीक्षा में आपसे पूछा था। तो गुणवाचक क्या होता है? तो संज्ञा की अवस्था, रंग, गुण के आकार आदि का बोध कराने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए गुण के आधार पर, तो गुण के आधार जैसे चतुर लड़का है तो एक गुण न बता रहा है, कृपण, लाल, अच्छा। गुण के आधार पर अगर किसी की विशेषता बताइएगा तो उसको कौनवाचक, गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। संख्या के आधार पर किसी की विशेषता बताइए, जैसे 2-4 किलो, 1 आम, 4 पाई, कई लड़के, तो संख्या के आधार पर कीजिएगा तो उसको संख्यावाचक विशेषण। गुण के आधार पर कीजिएगा, जैसे मोटा लड़का, नाटा लड़का, ओकरा पतला लड़का, ये गुण के आधार पर है तो गुणवाचक। 4 लड़का, 2 लड़के, 1 लड़कियां, संख्या के आधार पर कीजिएगा तो संख्यावाचक। परिमाणवाचक, मात्रा पर, जैसे मापा तौला जा सके उसको मात्रावाचक, जैसे 5 किलो मिठाई, मापा तौला जाने वाला। बोध कराए उसे, जैसे थोड़ा, कुछ, अधिक, कम, जितना हो गया, थोड़ा, कुछ, अधिक, कम, अल्प, ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बाबू, थोड़ा चाहिए, थोड़ा, अधिक, कम, अल्प, ये सब परिमाणवाचक। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह इत्यादि। जैसे संज्ञा के पहले, यह बार बार दिमाग में रखिएगा, संज्ञा के पहले, जैसे यह राम है तो राम संज्ञा है तो इसके पहले आ गया ना, इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अरे सर्वनाम, यह, वह, ए, ओ सर्वनाम है ना। जैसे मैं लड़का हूँ तो मैं लड़का हूँ, लड़का संज्ञा हो गया, अब मैं सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे तुम चोर हो तो तुम सर्वनामिक विशेषण है। चलिए, यह, वह, यह, ए, ओ, तुम, ताम, ये लोग, वे लोग, ये सब सर्वनामिक विशेषण है। अब विशेषण विद्यार्थी खत्म हो गया। अब आता है क्रिया। क्या आता है? क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना, चलना, फिरना, सोना, जगना, रोना, यानी कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लग जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है तो दौड़ना क्रिया हो गया, गीता पढ़ती है तो पढ़ना क्रिया हो गया। चलिए, ऊपर के इन वाक्यों में खाता, दौड़ता, पढ़ती शब्दों में काम होने का बोध होता है, इसलिए शब्द क्या है? क्रिया। ठीक है ना। चलिए, अब आता है द्रष्टव्यम। जिस शब्द में ना जुड़ा हो वो शब्द क्रिया कहलाता है। आगे ना क्लियर? रोना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना। मूल रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक और एक क्या होता है? अकर्मक। आज से पूछा जाएगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्या बताइएगा आप लोग? बोलिए। 2 भेद। कौन कौन? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े। अरे इतना ध्यान मत दो, जिसमें कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो। जैसे राम आम खाता है तो राम कर्ता हो गया, खाना क्रिया हो गया। आप फल खाता है ना, चाहे आम खाता है ना, तो आम कर्म हो गया। तो अगर कर्ता का फल कर्म पर पड़े तो सकर्मक हो गया, और कर्ता का फल अगर क्रिया पर पड़े तो वो क्या हो गया? अकर्मक हो गया। इस तरह नहीं समझ में आए तो 3 चीज़ समझो। राम खाता है तो क्या खाता है मालूम नहीं है तो ये अकर्मक हो गया, पूरा अर्थ सटीक नहीं बैठ रहा है। हम आपसे पूछेंगे राम खाता है तो आप नहीं पूछ दिया क्या खाता है, तो ये मालूम ही नहीं है तो ये अकर्मक। और राम आम खाता है, अभी वो एगो वाक्य क्लियर बुझा रहा है कि भाई राम क्या खा रहा है? आम। तो जिससे वाक्य क्लियर पता लगे उसे सकर्मक कहते हैं। हाँ, जिससे पते नहीं चला, राम दौड़ता है, भाई कथी से दौड़ता है? पैदल दौड़ रहा है कि साइकिल से दौड़ रहा है, क्या कर रहा है? तो ये अकर्मक हो गया। जैसे देखिए, सकर्मक में रानी खाना खाती है, रानी पानी पीती है, रानी फील्ड पर दौड़ रही है, रानी मिठाई खा रही है। तो जिसमें कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया तीनों हो वह सकर्मक होगा, और जिसमें केवल कर्ता और क्रिया हो अकर्मक हो जाएगा। जैसे देखिए, मोहन हंस रहा है, मोहन होशियार है, ये सब अकर्मक क्रिया हो गया। चलिए, एक और का अकर्मक और सकर्मक को एक ही चीज़ समझिए। जैसे जब पूर्ण वाक्य बन जाए तो अकर्मक। जैसे ही बताइए, मैं पीता हूँ, ये पूर्ण नहीं है। मैं क्या पीता हूँ मालूम नहीं है तो ये अकर्मक हो गया। मैं दूध पीता हूँ, सकर्मक हो गया। मैं पानी पीता हूँ, पता चल रहा है ना भाई कि क्या पीते हैं, सकर्मक हो गया।
अब एक वो चीज़ एक और बात है, सकारात्मक चीज़ होना चाहिए, सकर्मक। देखिए विद्यार्थी, क्रिया हो गया। अब उसके बाद में हम लोग संधि के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। देखिए बहुत सारा पदों के मेल को समास, वर्णों के मेल को संधि, दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। एक उधर बताए थे वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन यहाँ पारस्परिक मेल बोल रहा है तर ऊपर, यानी कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ालय देवालय, कपीस कपि जोड़ीस, महेंद्र महा जोड़ींद्र, जगत जोड़नाथ जगन्नाथ। देव जोड़ आलय में देखिए देव जोड़ अंतिम अक्षर है, स्वर है। जो क्या होता है, स्वर होता है। और आलय में आ है। देखिए तो वो आ मिल के दोनों आ हो गया, मिलकर देवालय बन गया। इस प्रकार जगत जोड़नाथ जगन्नाथ नाथ हो गया। तो ऐसे हम लोग संधि के बारे में पढ़ते हैं। महेंद्र महाजोड़ींद्र। देखिए संधि में मेन क्या देखना है, आपसे पूछ देगा कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के आप लोग याद कर लीजिए 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वरों के पारस्परिक मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा स्वर संधि, स्वरों के पारस्परिक मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाधि संधि। देखिए अब स्वर संधि का एक आध दो एग्जाम्पल बता दें। जैसे देव जोड़ इंद्र, देखिए अ जोड़ ई, अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, तो अ जोड़ ई मिल के आपको ए बन गया, तो ये हो गया देव जोड़ इंद्र देवेंद्र। चलिए इसके बाद में स्वर संधि में दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि जहाँ हर्षई बड़ी की बात हो, जैसे बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये सब दीर्घ संधि में आता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अ ई ऊ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ क्रम से आ हो जाता है ना, अ के बाद क्या होता है आ, ई ऊ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इस प्रकार के संधि को शीर्ष संधि भी कहते हैं। जैसे देखिए पर जोड़ अधीन पराधीन, यहाँ पर आ गया दीर्घ संधि, यहाँ आ गया दीर्घ संधि। देखिए ला आ गया दीर्घ संधि, जहाँ आ जाए। जैसे पर जोड़ अधीन पराधीन, परामर्श दीर्घ संधि। अधमाधम माया गया ना दीर्घ संधि, आपको यहीं दे देगा, कह देगा अधमाधम कौन संधि है, तो क्या कह देना है, दीर्घ संधि। कर्मानुसार माया गया ना दीर्घ संधि। अब देखिए अ जुड़ आ मिल के आ बनता है, अ जुड़ आ मिल क्या बनता है, आ, ये भी दीर्घ संधि है। देखिए गज में अ है, तो आ गजानन, चित्रालय, मंगलाचरण, मृतात्मा, सब में आ लग जा रहा है ना, दीर्घ संधि हो गया। कापी में दा है, जहाँ भी आप लोगों को दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ संधि माने बड़ी संधि, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। देखिए ना सब में आ लगेगा दोस्त। कदापि दीर्घ संधि, तथापि दीर्घ संधि, परीक्षार्थी दीर्घ संधि, यथार्थ पकड़ में आ जाएगा ना। अच्छा हम पूछेंगे आपको रेखांकित तखा से दीर्घ संधि। चलिए आ मिल के आ बन गया। जैसे विद्यालय, विद्या जुड़ आलय, महात्मा, महा जुड़ आत्मा दीर्घ संधि, महाशय, महा जुड़ आशय, कलात्मक, कला जुड़ आत्मक दीर्घ संधि। ई मिल के बड़ी ई बनता है। देखिए बड़ी ई भी लग जाए तब वो दीर्घ कहिएगा विद्यार्थी। देखिए यहाँ से बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई नहीं बोले, बड़ी ई चाहे आ चाहे बड़ा ऊ सब दीर्घ संधि। हर्षई दीर्घ ही पढ़ते हैं ना जी, हर्षई दीर्घई, हर्ष ऊ दीर्घ ऊ पढ़ते हैं ना। चलिए उसे देखिए अब कविंद्र, रविंद्र, अतीव, अतीत दीर्घ संधि। गिरीश, ग्रीस, ऋषिस, अधीश दीर्घ संधि। अब बड़ी ई छोटी इल के बड़ी ई मिल के मतलब गौरीक्षा, रविंद्र, ये सब दीर्घ संधि, सब दीर्घ संधि। नदीश, रजनीश, सतीश, महेश्वर दीर्घ संधि। थोड़ा कह भी दे संधि को भी, सती जोड़ी सतीश, रजनी जोड़ इस रजनीश, विदुदय, विदु जोड़ उदय,
कटुक्ति, कटु जोड़ उक्ति, सुक्ति, सु जोड़ उक्ति, जहाँ बड़ा ऊ आ जाए, देखिए बड़ा ऊ में ई होता है, इसको बड़ा ऊ बोलते हैं। जहाँ ई लगाओ, देखो ई सब, अब ई लगा रहे तो नहीं होगा। अगर इस तरफ विधुर लगा दे तो ये दीर्घ संधि नहीं होगा बाबू, लेकिन यहीं अगर ऐसे आ जाए तो ये कौन संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। चलिए ऊ ये सब हो गया। अब आता है बड़ा ऊ में, देखिए भुन्नति, वधुत्सव, स्वयंभूदय, वधुत्सका। अब देखिए बड़ा ऊ सब क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं। गुण संधि क्या है विद्यार्थी? ये गुण के आधार पर होता है। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ हो, ई ऊ रील री आए, तो उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं। जैसे देखिए देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। देखिए अ के बाद में ई आ गया ना। अब जहाँ अ आ के बाद में ई आ जाए, जैसे नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र, माने यथी बदल जाए, अ आ एक जाति का है, ई अलग जाति का हो गया ना। तो जहाँ अ आ के बाद ई आ जाए चाहे ऊ आ जाए, ये तुरंत समझिए कि आप लोग गुण संधि हो गया। चेक कीजिए, देखिए अ के बाद में ई आ गया कि नहीं आ गया, तो ये हो गया गुण संधि। देखिए ना, गज के बाद में ई आ गया ना, गुण संधि। तो इसे रसेंद्र, गजेंद्र, भारतेंद्र, ये सब गुण संधि है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो देखिए यह देता है, जहाँ ए आ जाए, जैसे ए आई जानते हैं ना, देखिए देवेंद्र में ए आ गया ना, नरेंद्र में ए आ गया ना, नवेंदु में ए आ गया ना, ए को एकले ऊपर रहे, गुण संधि मार दीजिएगा, ओके आ गया ना। अब आपको कभी नहीं बुलाएगा। जैसे हम गजेंद्र लिख देंगे, अरे गजेंद्र, रूपेश सर बताएं, एक एकले गजेंद्र, ये गुण संधि हो गया। चलना, यहीं डबल रहता तो वृद्धि संधि। जैसे आ जाता है गजाएं, देखिए एगो एकले रहे तो गुण मारिएगा, और डबल एकले रहे तो वृद्धि मारिएगा। एगो वृद्धि हो गया ना भाई, एगो में एक और आ जाए। जैसे देखिए एगो एकले रहे तो गुण मारिएगा, यहीं डबल एकले आ जाए तो वृद्धि मार दीजिएगा। चलिए, जैसे वृद्धि संधि में देख लो विद्यार्थी, तो लोग का एक होता है डबल डबल। देखिए एकाएक में डबल आए ना, मताएक में डबल आया ना, तथाय में डबल एकले है ना। आय से जिंदगी में जहाँ डबल एकले आ गया, आप लोग कह दीजिएगा वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। उसके बाद में डबल 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 डबल, वृद्धि नहीं ना भुलाएगा, वृद्धि संधि। ओके हो गया। देखो ना बाबू, ओ वृद्धि संधि, क्या भुलाएगा? नहीं भुलाएगा। यण संधि, ह्रस्व या दीर्घकार इकार या री के बाद में कोई भिन्न स्वर वर्ण आ जाए, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे तो जैसे ई जोड़ य, इस तरह का। जैसे यद्यपि, तो यदि जोड़ अपि, माने कुछ अलग टाइप का रहे। देखिए ना, यदि ई आ अ, ये उल्टा नहीं लग रहा है, इसको यण संधि कहते हैं। जहाँ देखिए ना अत्यंत, अच्छा इसको भी नहीं समझ में आए तो वो ट्रिक मारते हैं, जहाँ आधा तो रहे या आधा कोई चीज़ लिखा रहे, उसको यण मार दीजिएगा। यण आधा, नाम भी देखिए ना, यण है, ड़ में आधा लगाया है, ड़ में क्या होता है? आधा। देखिए तो यद्यपि में आधा है, तो में आधा है ना, तो आधा एक नहीं है, तो आधा है, तो यण संधि। ऐसे ट्रिक समझिए। देखिए व्यय में आधा ब है, व्यय में आधा व्य, आधा ब, आधा ब, आधा ब, आधा ब, सब यण संधि भाग जाएगा। आधा जहाँ रहे यण संधि आप कह देते हैं। यद्यपि, यदि जोड़ अपि, अत्यंत, अति जोड़ अंत, प्रत्यंग, प्रति जोड़ अंग, व्यय, बी जोड़ अय, व्यर्थ, वी जोड़ अर्थ, व्यवस्था, वी जोड़ अवस्था, व्याकुल, वी जोड़ आकुल, व्यापक, वी जोड़ आपक, व्यवहार, वी जोड़ हार, इत्यादि, इति जोड़ आदि, अत्याचार, अति जोड़ आचार, व्याख्या, वी जोड़ आख्या। आ गया समझ में विद्यार्थी, जहाँ आधा रहे यण संधि। चलिए अयादि संधि। अयादि संधि जो है, अयादि बहुत शानदार है। अयादि संधि, ए, ऐ, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, उसे अयादि संधि कहते हैं। ऐसे देख लो विद्यार्थी, अयादि संधि पकड़ने का सबसे शानदार रूल। देखिए ए आई के बाद, जैसे ने जोड़ अ, नयन, देखिए सब में ए, ऐ, ए, ओ, औ यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए यह हो गया अयादि संधि। कैसे? ध्यान दीजिए। नयन, देखिए अब तोड़ के आपको दे देगा। ने जोड़ अन कौन संधि है? तो अयादि संधि। देखिए ए, ओ, औ, ओ, नौ, भौ, इसके साथ अगर कोई लगे तो उसको अयादि संधि कहते हैं। नहीं समझ में आए तो एगो ट्रिक समझिए अयादि संधि का। नयन, य वो खाली लगा रहेगा, अयादि संधि है। अयादि, तो य अइबे करेगा, आ वो आएगा। देखिए ना, नयन, नायक, पवन, पावक, पवित्र, नाविक, भावुक, ये सब अयादि संधि है। इसमें य और वो रहे।
चलिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की बात होता है। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन का संयोग से व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि पकड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यार, एगो व्यंजन जरूर रहेगा। क रहे, ख रहे, ल रहे, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ को छोड़कर एगो व्यंजन जरूर रहेगा, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर हो। अच्छा, व्यंजन व्यंजन मिला के बने उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखो ना, कृदंत, कृत में त आएगो अ, त कृदंत व्यंजन संधि। ये पहले व्यंजन आएगा, बाद में स्वर जुटेगा। कृत है ना, त व्यंजन अस्वर, त व्यंजन अस्वर, क व्यंजन अस्वर, त व्यंजन ईश्वर। तो जिसमें व्यंजन और स्वर मिलके अगर कोई संधि का निर्माण करता है तो उसे कौन संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे यहाँ देखिए, व्यंजन व्यंजन दोनों, प भी व्यंजन, ज भी व्यंजन, है ना। तब पकड़ में आ गया व्यंजन संधि। जैसे देखिए अब्ज, तो अप जोड़ ज, दिग्गज, दिग जोड़ गज, उच्चारण, उत जोड़ चारण, संयुक्त सन जोड़ उक्त, ई व्यंजन संधि होता है। जैसे कपि जोड़ इस, ई व्यंजन संधि नहीं है। कपि जोड़ इस, इसमें भी ई मिल के ई दोनों स्वर है तो स्वर संधि। लेकिन व्यंजन में या तो व्यंजन आ एगो स्वर रहेगा ना, तो व्यंजन आ व्यंजन रहेगा। जैसे देखिए त और अ, त व्यंजन अ स्वर, व्यंजन संधि। क्लियर हो गया। देखिए ना, वाक जोड़ इस, वागीस, अजंता, अच जोड़ अंता, च व्यंजन आ अस्वर, दिगंबर, दिक जोड़ गंबर, तदानुसार, तत् जोड़ अनुसार, दिक अंत, दिक जोड़ अंत, सडानन, सट जोड़ आनन। हो गया। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका डबल डॉट लगा रहेगा, उसी को विसर्ग संधि कह दीजिए। जैसे विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए ना, निष्फल, तो निह जोड़ फल, जहाँ डबल लगा रहे विसर्ग, तो निह जोड़ फल निष्फल। दुर्लभ, दुह जोड़ लभ, तपोवन, तपह जोड़ वन, ये सब विसर्ग संधि है। अंतरात्मा, अंतः जोड़ आत्मा, निष्काम, निह जोड़ काम, दुर्दशा, दुह जोड़ दशा, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के पहले ई उ के बाद कख गग आ जाए तो विसर्ग का प हो जाता है। जैसे अविह जोड़ कार, आविष्कार, निष्कपट, निह जोड़ कपट, दुष्कार, दुह जोड़ कार, चतुष्पद, धातु जोड़ पद, चतुह जोड़ पद, चाहे जो भी, निष्काम, निह जोड़ काम, निष्ठुर, निह जोड़ ठुर, यह विसर्ग संधि है। अब विद्यार्थी समास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग आज कम से कम टाइम 10:30 की 11 बजने के कगार पर है, 11:30 होने जा रहा है। प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, लास्ट तक बन रहा है। जितने भी छात्र सो रहे हैं सो जाइए, आप अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दीजिए। जो लोग बनाना चाहते हैं वो सो नहीं रहे हैं। चलिए विद्यार्थी, हम लोग समास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पूछ देता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। आपके परीक्षा में पूछ देगा, दो या दो से अधिक पदों का मेल से क्या होता है? समास की, संधि की, क्या तो समास मारिएगा। चलिए, उन पदों के मेल से बने हुए शब्द सामाजिक शब्द कहते हैं। जैसे पाप और पुण्य, दो पदों हैं को मिलकर पाप पुण्य बन गया, यह समास हो गया। चलिए, समास के भेद। समास के पदों के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। पद के प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ऐसे समास के 6 भेद होते हैं। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष और दोनों पद प्रधान द्वंद्व। अरे वाह! देखिए विद्यार्थी क्या कह रहा है, पद से भी समास के 4 भेद होते हैं। तो पहला पद प्रधान हो तो उसको अव्ययी भाव कहते हैं। दूसरा पद प्रधान हो, जैसे राजा का पुत्र, तो पुत्र न प्रधान है तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए विद्यार्थी, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए विद्यार्थी, पद के आधार पर समास के 4 भेद। जिसमें पहला पद प्रधान उसे अव्ययी भाव समास, आज जिसमें दूसरा पद प्रधान उसको तत्पुरुष समास, आज जिसमें दोनों पद प्रधान उसको द्वंद्व समास, आज जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो उसे बहुब्रीहि समास। अब हम बताएंगे। अब देखिए, अब क्या कहेंगे, इन चारों प्रमुख को मिलाकर कर्मधारय और द्विगु 2 समास मिला दिया जाए तो समास के कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद प्रधान हो, जिस समास में कौन पद प्रधान हो? पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति, भर पेट, प्रतिदिन, बीचों बीच,
इसमें पहले पद प्रधान है, माने इसमें दूसरा पद है ही नहीं, इसीलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। या अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे शानदार तरीका बता रहे हैं कि जिस समास के पहला पद अव्यय हो, जैसे यथा, यथा हो गया, जैसे अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे शानदार तरीका अव्यय जो भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा अनुचित में अनु, यानी कि यथाशक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, निडर बिना डर, घर घर, हर घर, ये सब अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास समझने का शानदार तरीका बता रहे हैं। जब दो गो एक ही चीज़ लिखा रहे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, घर घर, दिनों दिन, ये सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसा समास जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जैसे आप इधर देखने ही से पता लग जाएगा, राजपुरुष, सॉरी राजा का पुत्र, तो पुत्र अंतिम हो गया ना, तो पुत्र की बात आ गया तो राजा पुराना हो गया, तो अंतिम पद प्रधान हो गया। जैसे राजपुत्र, ये हो गया तत्पुरुष समास। राजपुरुष,